नमस्कार बच्चों, हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट के माध्यम से संचालित इस उत्कृष्ट कार्यक्रम में मैं पवन पांचाल राजकीय उच्च विद्यालय मढ़ना का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सीखने वाले हैं मैथ एनसीईआरटी की क्लास 10 के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसकी कुछ बेसिक बातें और एक्सरसाइज 4.1 सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको बुक में बहुत सारे इस तरह कुछ समीकरण दिए गए हैं, तो उनको आप जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन जांच करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि द्विघात समीकरण को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, और द्विघात बहुपद से पहले आपको जानना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घातांक घात क्या होती है, विजय व्यंजक क्या होते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करता हूं अपनी पिछली कक्षाओं में सीखी गई बातों की। सबसे पहले हम चलते हैं विजय व्यंजक से। कक्षा 6ठी में जब बीजगणित का आगमन होता है, 5वीं कक्षा तक हम अंकगणित पढ़ते हैं, 1 2 3 4 इस तरह अंकों वाली संख्याओं की जमा घटा गुना भाग करना सीखते हैं। 6ठी कक्षा में हमारे पास आ जाता है बीजगणित। कैसे? जैसे 6x जमा के 5y, इस तरह की संख्याएं आ जाती हैं। तो विजय व्यंजक क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। विजय व्यंजक इस रूप का होता है, अचर, चर और यहां होती है पावर। सबसे पहले अचर क्या होता है? अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म कहते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 एनीवन। चर क्या होता है? चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है जिसकी वैल्यू वेरी करे, मतलब बदलती रहे, डिफरेंट। कभी तो x की वैल्यू 5 होती है और कभी x की वैल्यू 6 होती है, मतलब बदलती रहती है। तो x y z a b c इस तरह के जो ये चर होते हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो ये आ गया 5y और यहां होती है पावर, 2 आ गया, 5 z की पावर 1/2 आ गया। तो ये पावर्स हैं, शक्तियां हैं। तो विजय व्यंजक क्या होता है? अचर, चर और पावर जो होती है वो कोई भी परिमेय संख्या, रैशनल नंबर होनी चाहिए पावर। तो इस रूप को हम विजय व्यंजक कहते हैं। अब क्या सभी विजय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं बेटा, सभी विजय व्यंजक बहुपद नहीं होते। क्यों? क्योंकि विजय व्यंजक होते हैं इस रूप के, और बहुपद कैसे होते हैं और बहुपद के बारे में जानिए आप। अचर, चर और यहां जो पावर है वो आपकी होनी चाहिए पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के रूप में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुपद। जैसे कि 7y की पावर 2, ये हो गया अचर, ये चर और ये हमारी शक्ति कैसी है? पूर्ण संख्या है। अगर ये शक्ति हो जाए 2/3 तो ये बन गई परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या है? फिर हमारा विजय व्यंजक है। तो ये बातें आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये तो मैं आपकी थोड़ी दोहराई करवा रहा था, रिवीजन करवा रहा था पिछली बातों की। तो हम आ गए हैं बहुपद पर, ठीक है। तो बहुपद इस तरह होता है, अचर पद होता है, अचर कांस्टेंट टर्म, चर वेरिएबल, पावर पूर्ण संख्या। ये रूप जो है वो विजय बहुपद का रूप कहलाता है। ये बहुपद है। 9th क्लास में आप बहुपद के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। बहुपद के बाद आती है बात गुणांक की। गुणांक क्या होता है? जो y² के साथ जो भी लगा हो यहां पर वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे y का गुणांक 5 है, x का गुणांक 6 है,
y की 2 का गुणांक 5 है, ये गुणांक कहलाता है, गुणा का अंक। ठीक है, और देखिए 3xy स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि y स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे 3x। क्या होगा y स्क्वायर का गुणांक भैया? 3x। ठीक है, तो ये गुणांक हो गया। आगे बढ़ते हैं, घातांक, घात। ये पावर में बोल रहा हूं बार बार, इंग्लिश में पावर, शक्ति, उसी को हम घात बोलते हैं। देखो जैसे इसकी घात क्या है? 2, इसकी घात क्या थी? 2/3, इसकी घात क्या है? x की 1 है, y की भी 1 है, ये घात है। और पूरे बहुपद की, कोई बहुपद है, उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी शक्ति है, पावर है, उसे हम घातांक कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आपने बहुपद सीख लिया क्या होता है। अब बहुपद से आगे बढ़ते हैं कि बहुपद को हम पद के आधार पर और घात के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। पद क्या होते हैं देखो ध्यान से, जैसे ये 5x² + 3x + 7, एक पद, दो पद, तीन पद, ये पद कहलाते हैं। टर्म्स जो होती हैं, मान लो ये नहीं होता तो कितने पद है? 2 है। ये भी नहीं होता तो कितने पद है? 1। तो पद के आधार पर यह कहलाता है एक पदी। कौन कौन से होते हैं? एक पदी। ठीक है भाई। मोनोमियल, क्या बोलते हैं इनको? मोनो, मोनो ना एक, मोनोमियल। 2 पद हो, अब 2 पद हो गए तो क्या बोलेंगे? बायनोमियल, द्विपदी। क्या बोलते हैं भाई? द्विपदी हिंदी में, और इंग्लिश में बायनोमियल। ओके बच्चों। अच्छा 3 पद हो जाए तो, अब 3 पद हो गए, क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, तो ये हो गया हमारे पद के आधार पर। जितने पद होंगे उतने पद वाले उसको बहुपद बोलेंगे। बहुत सारे पद हैं तो बहुपद, बहु माने बहुत सारे, तो ये बहुपद हो गए पद के आधार पर। अब बात चलती है घात के आधार पर। धीरे धीरे हम अपने काम की चीज पर आ रहे हैं। घात के आधार पर, जैसे कि ये पद है आपका, बहुपद है आपका, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। इसकी 1 है, 2 है, यहां क्या है? x की 0 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसको बोलते हैं द्विघात। द्वि माने 2, घात माने शक्ति, द्विघात बहुपद। अगर मान लो ये होता है इस तरह 3x + 4, यहां पर x की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, इसे क्या बोलेंगे हम? ये हमारा होता है रेखिक। एक घात वाले बोलते हैं रेखिक, रेखिक बहुपद। 2 घात वाले बोलते हैं द्विघात बहुपद। और अगर 3 घात हो जाए, कैसे? 5x³ + 4। अब यहां पद नहीं देखेंगे, पद तो यहां 2 हैं, पद जो हैं वो 2 हैं, लेकिन घात क्या है? 3 है, तो इसे बोलते हैं त्रिघाती, त्रिघात बहुपद। क्लियर बेटा? तो द्विघात को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, त्रिघात को क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, रेखिक एक घात वाले को बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद आ गया, और द्विघात बहुपद से बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात वाली बात क्लियर हो गई। ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है समीकरण क्या होता है। समीकरण जिसमें बीच में बराबर का निशान हो, कुछ लेफ्ट हैंड साइड हो कोई और संख्या, कोई राइट हैंड साइड हो, दोनों तरफ कोई ना कोई संख्या हो और बीच में बराबर का निशान हो, इसको बोलते हैं समीकरण। तो इस समीकरण के अंदर यदि सबसे बड़ी घात 2 होगी तो हम उसको बोल देंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में और कुछ सीखते हैं, जैसे कि 5x की 2 था प्लस 4x प्लस के 7, ये था हमारा द्विघात बहुपद, और बराबर में मैंने कुछ भी धर दिया, 3 धर दिया, 2 धर दिया या 0 कर दिया, तो ये कहलाता है मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके अंदर
सबसे जरूरी इस पद का होना सबसे जरूरी है। ये नहीं है तो अब भी द्विघात समीकरण है, ये भी नहीं है तो ये अब भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि जिसकी घात 2 है वो वाला पद हमेशा रहना चाहिए, तो वो होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद से ही निकला है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में ये द्विघात बहुपद है, बस बराबर 0 कर दिया, बराबर में हमने 8 कर दिया, बराबर में कुछ भी रख दिया, 3x रख दिया, अब भी द्विघात समीकरण है। तो ये होता है द्विघात समीकरण। तो हमने जान लिया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। x² वाले पद के जो गुणांक को a बोलते हैं, x की 1 वाले पद के गुणांक को b बोलते हैं, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत सारे यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं, उनमें से छांटने हैं कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए चलते हैं। पहले का पहला भाग x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू में x माइनस 3, इसको सरल कर लेते हैं, स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 गुना के 1 गुना के x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 2x, इसकी फिर इससे भी होगी माइनस 2 3 6, ये गुना करना आपको आता होगा। चलिए x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 2x, सबको इधर ले आइए, प्लस का 2x माइनस 2x हो गया, माइनस 6 प्लस का 6 हो गया, बराबर रह गया 0, माइनस 2x प्लस 2x कट गया, 6 और 1 क्या बन गया 7, तो x की 2 प्लस 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें x की 2 पावर वाला पद है, ना ज्यादा वाला नहीं है, x की 3 x की 4 वाला पद नहीं होना चाहिए, कम के हो या मत हो, तो इसमें ये वाला पद होना कंपलसरी है। अब यहां पर ये नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक गया, हीट हो लगे, ओहो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, x स्क्वायर वाला पद जो है, x की शक्ति 2 वाला पद का होना बहुत जरूरी है, वो है तो द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू में 3 माइनस x, इसको सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x भी रहेगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, सबको उठा के इधर ले आए, प्लस का 2x लाएंगे तो माइनस का 2x हो गया, माइनस 6 आया तो प्लस का 6 हो गया, बराबर रह गया हमारा 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, सेम साइन प्लस, ये हो गया माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। देखिए इसको, इसी तरह है बिल्कुल भाई मानक रूप इसका, एक्स स्क्वायर ही है, x है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। और दूसरी बात, अगर यहां देखा जाए, a क्या है यहां पर 1, b क्या है यहां पर 4 माइनस 4, और c क्या है प्लस 6। जो ये हमारा मानक रूप है द्विघात समीकरण का, यहां पर एक बात कंपलसरी है कि a जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a जो है ना भाई, ये कभी भी
नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो आपका x स्क्वायर वाला पद वहां से मिट जाएगा, हट जाएगा, और ये बचेंगे, इनको हम द्विघात नहीं कह सकते। ओके बच्चों, तो 2 करा दिए, एक और कर लेते हैं। चलिए हम चौथा पार्ट ले लेते हैं। चौथा पार्ट लेते हैं इसका हम। चौथे पार्ट में क्या है भाई, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5। इसको भी आसान कर लेते हैं, इस फैक्टर की और इस फैक्टर की गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करनी आप सभी को आती है, एक बार इससे कर रहा हूं तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इससे की प्लस x माइनस 3 किससे की माइनस प्लस माइनस 3x 6x माइनस 3 कम 3 बराबर x गुना x स्क्वायर प्लस के 5x, सबको इधर ले आइए। 2x की 2 प्लस x माइनस, देखिए ध्यान से, माइनस और प्लस क्या आ जाएंगे भाई, माइनस 6 में से x गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5x, ठीक है। माइनस 3 x स्क्वायर आया तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x और बराबर रह गया 0 आपके। ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का है, माइनस होगी, क्या बचेगा x की 2 माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 बराबर 0। देखिए इस रूप में है, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण है। एक लास्ट और ले लेते हैं, बाकी के आप अपने आप करेंगे, प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप। 7 पार्ट ले लेता हूं मैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1। इनको हम सरल करते हैं। चलिए भाई, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x स्क्वायर माइनस 1, होल क्यूब खोलते हैं, क्या होता है भाई x क्यूब, होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो भाई, मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, चलिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या जाएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b क्या है हमारा 2 प्लस 3a क्या है x इंटू में b स्क्वायर, b क्या है 2 दूनी 4 बराबर, इनकी गुना कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा 2x की शक्ति 3 माइनस 2 एकम 2x। ओके बच्चों, चलिए सबको उठा के इधर ले आएंगे, पहले इनको सरल कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 चौक 12x, अब ले आइए इसको इधर, माइनस 2x की शक्ति 3 माइनस प्लस 2x बराबर रहेगा 0। इधर आएंगे तो साइन चेंज होंगे ना भाई, माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2x 3, सॉरी प्लस का 2x 3 माइनस 2x 3। अब काटिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये आ गया माइनस x की 3। ओके, और देखिए अब प्लस x स्क्वायर, ये रहा 6x की 2, और कोई नहीं है, 6x की 2 12x और 2x 14x हो गया, ठीक है, और प्लस के 8 बराबर 0। देखिए यहां पर, यहां x की शक्ति 3 वाला पद भी आ गया है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ये। ठीक है भाई, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट चेक कर दिए, 4 भाग, बाकी के भागों को आप स्वयं चेक करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, उसमें ऐसी बहुत सारी स्थितियां दी गई है, क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बीजगणितीय रूप में, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इन क्वेश्चनों को, प्रश्नों को, इन स्थितियों को, इन कंडीशंस को आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, व्यक्त करना है, हल नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम करते हैं एक बार कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। एक आयताकार भूखंड, आयताकार जैसे कि आपका खेत होता है कोई,
ये लंबाई ये चौड़ाई का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई मीटरों में होगी और लंबाई भी मीटरों में होगी। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यदि हमें चौड़ाई पता लग जाए तो हम लंबाई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे हमें चौड़ाई बता दिया 5 मीटर, तो फिर लंबाई क्या होगी? चौड़ाई का दुगना, 5 का गुना 2 करो 10 और उसमें 1 जोड़ो तो क्या होगा? 11। जैसे आप कह रहे हो 6, चौड़ाई क्या है? 6, तो 6 का दुगना 12 में 1 और जोड़ो, 1 अधिक, क्या होगा? 13। तो इस तरह हम लंबाई निकाल लेंगे। तो पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर होगी x मीटर, तो लंबाई क्या होगी भाई? बराबर चौड़ाई का दुगना, ये दुगना कर दिया, और एक अधिक, मतलब एक अधिक का मतलब होता है एक जोड़ना, कम का मतलब घटाना और अधिक का मतलब जोड़ना। तो ये होगी आपकी लंबाई, वो चौड़ाई हो गई। तो हमने लंबाई निकाल ली और चौड़ाई निकाल ली। आगे बढ़ते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना के चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 बराबर लंबाई क्या दी हुई है भाई हमें? 2x + 1 गुना चौड़ाई क्या है? x। तो ये आपका समीकरण बन गया है। इसको हम सरल करते हैं तो 528 बराबर गुना करी इसकी तो 2x² जमा x एकम x आ गया, सबको एक तरफ कर दो, 2x² + x माइनस 528 और यहां रह गया 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। इस कंडीशन को मैंने इस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट पार्ट था। हालांकि इसने कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, अभी ये काम नहीं करना है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, यहां इसको सॉल्व करना हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इस कंडीशन को भी सॉल्व नहीं करना है। क्या कहता है? 2 क्रमागत, क्रमागत होती है लगातार, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 10 के बाद 11 और 11 के साथ 10 भी क्या है? क्रमागत है। 10 11 दोनों क्या है? क्रमागत है। 21 22 क्रमागत है। दूसरी बात धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले, जैसे प्लस का 3 + 4 + 5, माइनस के नहीं, केवल प्लस वाले। ठीक है बच्चों, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल तो बाद की बात है, पहले हमारे पास 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, हमें दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक सिंपल सी बात बता देते हैं आपको कि जो चीज ज्ञात करनी होती है ना, उसी को हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पूर्णांक चाहे वो बड़े वाला पूर्णांक हो चाहे वो छोटे वाला पूर्णांक हो, उसे मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक कोई भी, पहला कह लो या इसको बाद का कह लो। ठीक है भाई, x। देखो ध्यान से देखो भाई, मान लो 3 है तो 3 के साथ 4 भी क्रमागत है और 3 के साथ 2 भी क्रमागत है। इसमें से एक घटा दें 3 में से तो 2 आ गया, वो भी क्रमागत है, और 3 में एक जोड़ दें 4 आ जाएगा, वो भी क्रमागत है, मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम अब ये x जो है वो पता नहीं है वो ये वाला है, ठीक है, या ये वाला है, कौन सा है हमें नहीं पता। तो हमने एक मान लिया, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चों? या तो इसमें एक जोड़ देंगे या इसमें से एक घटा कर देंगे।
एक जोड़कर भी निकाल सकते हैं और एक घटा करके भी। चलिए मैं एक जोड़ देता हूं इसमें, x प्लस 1। 2 के बाद 3 निकालना तो कैसे निकालेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 जमा 1 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पूर्णांक आ गए हैं, धनात्मक और क्रमागत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखिए। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनका गुणनफल 306 है, मतलब पहले पूर्णांक का और दूसरे का जो गुणनफल है वो बराबर किसके है, 306 के। इसको सरल कर लेंगे आराम से। x की x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 1 से करेंगे तो x बराबर 306, सबको इधर ले आएंगे, माइनस 306 बराबर रहेगा 0। ये मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया इस कंडीशन को। तो ये था हमारा क्वेश्चन दूसरे का सेकंड पार्ट। एक पार्ट और करवाता हूं मैं आपको, लास्ट वाला करवा देता हूं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो बच जाएंगे उन्हें आप स्वयं करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन दूसरे के चौथे भाग पर। चौथा भाग, सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हल नहीं करना पूरी तरह से, केवल इस कंडीशन को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये क्लियर बात है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ये आपकी दूरी होगी 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी भैया रही, ठीक है बच्चों। समान चाल से, स्पीड जो है सेम है, घटती बढ़ती नहीं है, कहीं 100 कहीं 150 कहीं 200, ऐसे नहीं, बराबर स्पीड चल रही है और इस 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। पता नहीं कितने टाइम में कर रही है, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 में, कुछ नहीं पता। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, सीधी सी बात है बेटा, जब हम चाल कम करेंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी और पहुंचने में ज्यादा देर लगेगी, हम ज्यादा टाइम लेंगे पहुंचने में। तो वो यही कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती। अब टाइम जो है वो 3 घंटा बढ़ गया, ज्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मान के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई। दूरी आपको दी गई है कितनी भाई, दूरी दी गई है आपको 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा भाई, समय निकालने का सूत्र होता है दूरी बटे के 4। या पढ़ चुके हो तो ये मैं लिख देता हूं इस फार्मूले को, दूरी बटे के 4। दूरी है मेरी 480 और चाल है मेरी x। तो ये आ गया आपका टाइम, इतने घंटे, इतने घंटे में वो तय करती है इस दूरी को। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो हम कम कर रहे हैं स्पीड को, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल क्या होगी भाई, ये चाल पहले थी कम, मतलब घटा कर देंगे। मैंने आपको पहले कहा था कम के लिए माइनस करते हैं, ज्यादा के लिए प्लस करते हैं। तो ये आ गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई। दूरी क्या है, दूरी वही पहले वाली है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो समय क्या होगा भाई, दूरी बटे चाल, 480 बटे में x माइनस 8, इतने घंटे। ये नया टाइम आ गया, वो पुराना टाइम था, लेकिन नया टाइम जो है वो क्या है, 3 घंटे अधिक इससे। यदि मैं इस टाइम में 3 घंटे जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, इसके बराबर, और क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, ये था 480 बटे x, ये टाइम था, और एक टाइम ये है हमारा 480 बटे में x माइनस 8। इसके बराबर करना है तो यहां पर प्लस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसको सरल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, सारे का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। x1 और x माइनस 8 का एलसीएम आएगा x और x माइनस 8। चलिए इससे भाग करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी ऊपर वाले से गुना करेंगे। कर लीजिए, तो ये आ गया 480x घटा के 8 गुना करेंगे, 8 0 0, 8 8 64 4 6 8 चौक 32 6 38 प्लस 1 से भाग करेंगे तो दोनों बचेंगे और दोनों की गुना ऊपर वाले से। पहले हम इन दोनों की गुना कर लेते हैं। क्या आएगा इन दोनों गुना करके भाई, मैं लेता हूं यहां पर, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसकी गुना 3 से करेंगे, देखो 3x स्क्वायर और माइनस का 8 दिया 24x बराबर, इससे भाग करेंगे, ये कट जाएगा, x बचेगा, x की 480 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जब एलसीएम हम दोनों साइड का लेके चलते हैं इक्वेशन में, समीकरण में, तो उस एलसीएम को हम हटा देते हैं और क्या आ जाएगा, मैं यहां कर लेता हूं इस साइड में भाई। चलिए, तो ये आ गया मेरा 480x माइनस 3840। शायद उधर क्लियर नहीं आएगा, मैं इसको मिटा देता हूं कि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूं। कहां कर लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, इस क्वेश्चन की जगह पे लिख देता हूं मैं, यहां कर लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 480x। सबको इधर ले आएंगे तो ये हो गया मेरा 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 480x बराबर रह गया 0। ये माइनस का, ये प्लस का एक जैसे हैं, बिल्कुल कट गए, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये आ गया माइनस 3840 बराबर 0। तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग। तो ये एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन मुझसे बच गए हैं, उन्हें आप स्वयं करेंगे प्रैक्टिस के लिए और इनको भी आप दोबारा करके देखोगे। आप चाहे बेशक आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर स्वयं करेंगे। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।